नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभयरुण श्रीवास्तव है और आज हम बात करने जा रहे हैं सुमेरियन सभ्यता के पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि राजनीतिक इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आमतौर पर हम किसी भी सभ्यता की पॉलिटिकल कंडीशन की तरफ जाते हैं, रिलीजियस कंडीशन की तरफ जाते हैं, सोशल कंडीशन की तरफ जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री भी किसी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, जिसके द्वारा हम उस सभ्यता में समय समय पे आने वाले चेंजेस को देखते हैं कि इस टर्म पीरियड के बाद कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, कैसे जियोग्राफिकल चेंजेस आए हैं, कैसे रिलीजियस चेंजेस आए हैं या फिर कैसे सोशल चेंजेस आए हैं। सुमेरियन सभ्यता के कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताओं का पार्ट है, जिनमें सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन और कैलियन सिविलाइजेशन भी आते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन को सबसे पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सिविलाइजेशन में आती है और ये मेसोपोटामिया रीजन के साउथ पार्ट यानी कि दक्षिणी भाग में ये सिचुएटेड थी। जैसे कि सब जानते ही हैं कि मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में स्थित है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, दजला और फरात, जिसे हम इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेटिस के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं 2 नदियों के बीच में इनकी सारी सिविलाइजेशन स्थित है। यहाँ पे आपका सुमेरियन रीजन आ जाता है। जब बेबीलोनियन का समय आता है तो वो कुछ यहाँ पे स्थित आता है और असीरियन सिविलाइजेशन में ये कुछ यहाँ पे चला आता है। आज हम इस एरिया पे देखेंगे कि इस एरिया पे समय समय पे कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से कार्य किए थे या कैसे यहाँ की शासन सत्ता पर प्रभाव डाला गया। तो जब हम बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास में, तो मुख्यतः इन्हें 2 कालों में बांटा गया है। 2 कालों में बांटा गया है, जिसमें एक प्राक प्रलय काल आता है और एक प्रलयोत्तर काल आता है। प्रलयोत्तर काल से हम समझते हैं कि प्रलय के बाद का काल, उसे हम प्रलयोत्तर काल कह देते हैं, और प्राक प्रलय काल, प्रलय के पहले के काल को हम प्राक प्रलय काल बोल देते हैं। जब सुमेरियन सभ्यता की स्टडी चल रही थी तो धीरे धीरे हमने ये देखा कि इसका इतिहास बहुत लंबा खींचा जा रहा है। तो कुछ चीजों के आधारित में विद्वानों ने ये मान्यता बनाई कि सुमेरियन काल में एक ऐसा समय आया था जब एक महाप्रलय हुआ था, जिसके गुजर जाने के बाद यहाँ पे नवजीवन की स्थापना हुई और नए नए राजवंश आए। इसमें प्राक प्रलय काल में हम उतना अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से कल्पना के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम देखते हैं कि कई सारे राजाओं के नाम आते हैं जिनके शासनकाल हजारों वर्ष तक दिखाए जाते हैं या कई में तो लाखों वर्ष तक दिखाए जाते हैं। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से कल्पनात्मक एक काल है, इसलिए हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। मेन हम अध्ययन करते हैं प्रलयोत्तर काल के बारे में, जो कि कुछ 3500 या 3300 ईसा पूर्व से हम देखते हैं। प्रलय की जहां तक बात आती है तो अगर जब प्रोफेसर लियोनार्ड वूली का नाम आपने सुना होगा, ये जब उर नगर का एक्सकवेशन यानी कि उत्खनन करा रहे थे सन 1922 के आसपास में उन्होंने शुरू किया था उत्खनन इसका, तो वहां पे उन्हें प्रलय के प्रमाण मिल रहे हैं कई फीट नीचे, 60 फीट 50 फीट नीचे उन्हें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनके अनुसार वो ये कह सकते हैं कि हाँ, इस काल में प्रलय आया था। तो इनके इस स्टेटमेंट के बाद हम ये और भी पक्की तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था, जिसके बाद हमें इन सभी राजवंशों की चर्चा मिलती है। सुमेरियन सभ्यता के बारे में एक और चीज की हमें ये पता कैसे चलता है सुमेरियन सभ्यता के बारे में, तो बहुत ही लिटरेरी सोर्सेस तो नहीं, साहित्यिक स्रोत जिसे हम कहते हैं,
लेकिन हाँ, पुरातात्विक स्रोत काफी हैं। हमें पुरातात्विक स्रोतों के जरिए हमें बहुत सारी चीजें पता चली हैं। कई कुम्हरे हैं, कई पुतले हैं, कई स्कल्पचर्स हैं, कई स्तंभ हैं, जिनके द्वारा हम इन सभी राजाओं के बारे में कई सारी चीजें पता करते हैं। जब शुरू करते हैं हम प्रलयोत्तर काल में, तो जो इसका पहला राजवंश था उसकी स्थापना लगभग 3200 ईसा पूर्व में हुई, जिसके प्रथम राजा थे मेस अन्यपद, जो कि उर नगर के राजा थे। इस राजवंश का मान्यता ये है कि ये 177 साल कुछ ये राजवंश चला। इन्हीं के काल में किश नगर के राजा का नाम उतुग था। वो किश नगर में शासन अपना कर रहे थे और उर में यहाँ पे मेस अन्यपद राज करते थे। उतुग में, जैसा कि हम आगे बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि अरब देशों से सेमेटिक जाति के लोग ही इस नदी के सहारे ऊपर आते हैं और अक्कार क्षेत्र में अपना डेरा जमा लेते हैं। इसी कुछ काल के बाद ये उतुग के समय काल में ये आक्रमण कर देते हैं और उतुग को परास्त करके यहाँ पे सेमेटिक जातियों का शासनकाल चल जाता है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि इन्हें एनसकुश अन्य नामक व्यक्ति, जो कि एरेक के राजा थे। एरेक आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस जगह स्थित है एरेक। उन्होंने यहाँ पे सेमेटिक जाति के लोगों को परास्त करके यहाँ पे अपना शासन जारी किया था। एनसकुश अन्य के बारे में हमें पता चलता है कि ये एक काफी प्रभावी राजा रहे थे। इन्होंने कई सारे निर्माण कार्य भी किए थे। और जब हम प्राचीन सुमेरियन काल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ प्रमुख नगर थे वहां पे, जैसे कि हम देखते हैं कि किश हो गया, निपुर हो गया, उम्मा हो गया, लकश हो गया, उरुक हो गया, उर हो गया, ऐसे कुछ प्रमुख नगर थे। और हाँ, प्रमुख नगर से एक बात मैं आपको एक और बता दूं, ये जो आप निपुर नगर देख रहे हैं, इसी से हम दो रीजन्स का विभाजन भी कर लेते हैं। निपुर से उत्तरी भाग को हम अक्काद का क्षेत्र कह देते हैं और इसके निचले भाग को हम सुमेर का क्षेत्र कह देते हैं। ये कुछ मध्यकालीन सुमेरियन इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तो लगभग यहाँ तक पूरा सुमेर का ही क्षेत्र था, अलग अलग नगर। तो हाँ, मैं प्रमुख नगरों की बात कर रहा था। तो प्रमुख नगरों में हम देखते हैं कि लगश का नाम सबसे पहले आता है, जहाँ पे उर्नंशे नामक शासक जो है वो राज करते थे। ये भी काफी प्रतापी राजा रहे थे। इनके शासनकाल में हम देखते हैं कि इन्होंने कृषि की तरफ बड़ा ध्यान दिया था। इन्होंने भी मंदिर बनवाए थे। और सुमेरियन काल में हम देखते हैं कि मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है, जो कि काफी बड़ी इमारतें होती थी, 10-20 मीटर से ऊपर की इमारतें होती थी। इनके पुत्र भी थे, इन्नातुम नाम के, जिन्होंने भी इनके बाद राज किया था। वो भी काफी अच्छे राजा साबित हुए। इसी समय की बात है कि इन्हीं के काल के बाद एक ऐसा समय था जब लगश और उम्मा नगर के बीच में बराबर द्वंद्व चलता रहता है। हम देखते हैं कि आज आप देखते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफी विवाद चलते हैं पानी को लेकर। कुछ इसी तरीके का विवाद इन दो नगरों में भी था, जो कि उर्वर भूमि को लेकर या फिर पानी को लेकर चलता था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नहर थी जिसका नाम था शत एल हई, जो कि दजला और फरात को जोड़ने का काम करती थी। और यहाँ पे उम्मा के पास ये पावर थी कि वो लगश पे जाने वाले पानी को वो रोक सकता था। इसी के कारण बहुत सारे विवाद, यहाँ पे कई राजाओं के बीच में विवाद चलता ही रहता था। इस विवाद का हल अगले राजा जो यहाँ पे आए लगश में, उर-कबीना नामक, इन्होंने काफी इस चीज के ऊपर सुधार किया। उन्होंने कई सारी नहरें बनवाई और इस बात का उन्होंने काफी हल दिया। इनका राज्यकाल तो बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, 8 साल का ही चला, लेकिन उन 8 सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छे चेंजेस लाए थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके पहले जो पुरोहित थे, पुरोहित वर्ग थे और अधिकारी वर्ग थे, वो काफी करप्ट हो चुके थे, काफी भोगी हो चुके थे और आम जनता से काफी टैक्स वसूला जा रहा था, जिस पर इन्होंने काफी रोक लगाई। तो इनका भी नाम हम इम्पोर्टेंट राजाओं के रूप में लेते हैं।
इन्हें हराकर लुगल जग्गेसी शासन में आते हैं, जो कि मुख्यतः उम्मा नगर के शासक थे। लेकिन इन्होंने अपने राज्यकाल में एरेक और सुमेर जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अपना शासक स्थापित किया था। हम इन्हीं के नाम से इनका महत्व भी जान लेते हैं, लुगल जग्गेसी। लुगल एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है एक महान व्यक्ति। हम पढ़ते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जो राजा होता था, जिसका शासक होता था, जिसका शासन होता था, उसे हम पटेसी के नाम से जानते थे। और यही पटेसी जब कई नगरों पे अपना शासन बना लेता था तो उसे हम लुगल के नाम से पुकारते थे या उसे लुगल की उपाधि मिलती थी। लुगल जग्गेसी भी एक काफी, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कई राज्यों में अपना विस्तार किया था। इन्हें सार्गन प्रथम, जो कि एक सेमेटिक राजा थे, इन्होंने लुगल जग्गेसी को परास्त करके यहाँ पे पूरे रीजन में सेमेटिक राजवंश की स्थापना कर दी थी। इनका राज्यकाल कुछ 2316 बीसी तक जाकर खत्म हुआ। ये सुमेरियन काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार तो पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी, साम्राज्य भी बदल दिया, सेमेटिक साम्राज्य की स्थापना कर दी। इनके बारे में हमें कई बातें पता चलती हैं। हमें एक नव असीरियन काल में, न्यू असीरियन सभ्यता मैंने बताया कुछ यहाँ पे पाई जाती थी उत्तर पूर्व में। असीरियन काल में हमें एक लेख मिलता है जिसमें सार्गन प्रथम खुद ये बात कह रहे होते हैं कि मुझे मेरी माता के बारे में नहीं पता, मेरे पिता के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरे पिता के भाई पर्वतों का बड़ा आदर करते थे और मैं फरात नदी के तट के क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और मुझे मेरी माता ने जन्म देने के बाद ही जो है छोड़ दिया था नदी में, जिसके बाद मुझे पानी खींचने वाले आदमी ने मेरा पालन पोषण किया, और जिसके बाद मुझे आशीष मिला देवी माता का, और जिसके बाद मैं राजा बना। बहुत ही सार्गन प्रथम के बारे में हमें पता चलता है कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनके अंतिम समय में बहुत ही इनका जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहा, ये बंदी भी बना लिए गए थे, लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि ये हार मान चुके थे। इनके बाद इनके पहले बेटे रिमुश ने 9 साल तक राज किया, और उसके बाद मनिष्टुशु जो कि इनके दूसरे बेटे थे, उसने भी 14 साल तक यहाँ पे राज किया। इनके बाद कई सारे सेमेटिक राजवंश के राजा आए, लेकिन उनका ऐतिहासिक रूप से उतना महत्व नहीं। सेमेटिक राजवंश के जो अंतिम शासक बने वो शर्क अली शर्री बने, जो कि अंतिम शासक तो थे ही सार्गन प्रथम के सेमेटिक साम्राज्य के। इन्हें गुती जाति के लोगों ने जब सुमेर पर आक्रमण किया, तब इन्हें मारकर इन्होंने गुती साम्राज्य की स्थापना करी सुमेर में। हम देखते हैं कि ये काफी क्रूरतम जाति से आते थे। ये भी उत्तर पूर्व से आने के इनके संकेत मिलते हैं, और ये माना जाता है कि इनका कुछ राज कुछ 100-125 साल तक चला था। जब इनका राज खत्म हुआ तो एनसी हेगल का नाम सामने आता है। ये एक, जब सुमेर की व्यवस्था काफी ऊपर नीचे हो गई थी, काफी डगमगा गई थी, तब इन्होंने विद्रोह करवाया था, जिसमें इन्हें आसपास के कई सारे राजाओं का इन्हें सपोर्ट मिला था, जिसके द्वारा ये ऊपर आए और सत्ता में आ गए। लेकिन बहुत ज्यादा ये शासन नहीं कर पाए थे। 2120 में इन्होंने विद्रोह कराया था, जो कि विद्रोह की डेट है। इन्हें उरनम्मू नामक व्यक्ति, जो कि इनका गवर्नर रह चुका था, इन्हीं का गवर्नर ने इन्हें जान से मार दिया, और उसके बाद उरनम्मू शासनकाल में आया। सत्ता पाने का तो काफी ही चतुर तरीका, जिसे हम षड्यंत्र भरा तरीका कहते हैं, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में हम देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है। विकास के मामले में, उद्भव के मामले में अपने चरम पर पहुंचती है। देखते हैं इन्होंने बहुत सारे काम करवाए। इन्होंने चारों दिशाओं में सुमेरियन सभ्यता का राज फैलाया था। इनके बाद एक और राजा का नाम सामने आता है, गुडिया जिसका नाम है। ये इनके बाद उसने राज किया था, और जिसके बाद हमें सुमेरियन सभ्यता के काफी ही जाने माने व्यक्ति शुल्गी या फिर दुंगी का नाम ध्यान में आता है। दुंगी को हम मुख्यतः उसकी विधि संहिता के लिए जानते हैं,
जिसने सुमेरियन साम्राज्य के या सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक स्थिति को सुधारने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। कई सारे उसमें नियम थे, कानून थे कि एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, पुरुष को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, एक राजा को कैसे रहना चाहिए। मुख्यतः हम इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके कुछ समय पहले तक हम यही मानते थे कि इनकी विधि संहिता इस पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम विधि संहिता है, लेकिन अब धीरे धीरे उत्खननों में हमें इनसे भी प्राचीन कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो कि इनसे भी पूर्व हमें विधि संहिताओं के प्रमाण देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हमें इन्हीं की विधि संहिता दिखती है जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि संहिता रही। इन्हीं की विधि संहिता से प्रेरणा लेकर बेबीलोनियन शासक हम्मुराबी ने भी अपनी विधि संहिता बनाई। जब इनका शासनकाल खत्म होता है कुछ 2048 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद कई सारे छोटे मोटे शासक अपना शासन चलाते हैं जो कि कुछ 40-50 वर्ष के आसपास चलता है। जिसके बाद आज के समय का जो ईरान है, प्राचीन काल में वहाँ एलम जाति के लोग रहते थे, एलमाइट जाति के लोग रहते थे। उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और इस सभ्यता का अंत बड़ी ही क्रूरतम तरीके से किया। माना जाता है कि इन्होंने वहाँ के जितने भी मंदिर थे, जितने भी भवन थे, सबको बड़ी ही बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था और इस सभ्यता का अंत कर दिया। तो ये रहा था कुछ राजनीतिक इतिहास सुमेरियन सभ्यता का। इसके बाद कई सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, और शुल्गी की दुंगी की विधि संहिता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस पर तो पूरा एक टॉपिक ही बन जाता है 10 मिनट का, क्योंकि इनमें काफी पॉइंट दिए गए थे। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।